हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एनटीएससी का जो सेकंड पेपर हुआ था फेब में 21 में, तो उसके पेपर का जो सिस्टम था उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन था उसके पेपर का सलूशन लेके आए हैं आपके लिए। देखते हैं, स्टेज 1 मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, तो उससे आपको समझ आएगा कि स्टेज 1 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीएससी स्टेज 2 के केमिस्ट्री के पोर्शन का। तो इसमें देखेंगे कि फर्स्ट से जो सेकंड पेपर होता है या सेकंड स्टेज का जो पेपर होता है उसमें कितना लेवल अप होता है या हम उसको कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा आपकी अप्रोच भी बढ़ेगी, थोड़ा सा आप सोचेंगे बेहतर। स्टेज 2 का पेपर जो होता है वो थोड़ा सा लेवल अप होता है फर्स्ट से, तो ये चीज़ हमको क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज was dissolved in 36 ग्राम ऑफ वाटर। 1.80 ग्राम ग्लूकोज 36 ग्राम ऑफ वाटर इसमें डिसॉल्व किया गया है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सोल्यूशन आर, जो सोल्यूशन होगा उसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा अप्रोच ऐसी रखनी पड़ेगी कि जो फार्मूला है वो क्या है। नंबर ऑफ एटम का फार्मूला जो होता है, नंबर ऑफ एटम्स का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा मोल्स इनटू अवागैद्रो नंबर इनटू एटॉमिक सिटी ऑफ एटम, जिस एटम के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, इसमें जो ऑक्सीजन एटम है वो ग्लूकोज में भी है और वाटर में भी है, तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके एक साथ ऐड कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होगा देखते हैं, जो टोटल नंबर ऑक्सीजन एटम होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ये दो जगह पर होगा। किसमें? ऑक्सीजन एटम इन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एटम इन वाटर, दो जगहों पे होगा। तो देख लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कि ग्लूकोज में कितना है। तो पहले हमको मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल का फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, मोल का फार्मूला हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। देखते हैं, ऑक्सीजन एटम इन ग्लूकोज ये हो जाएगा मोल इंटू अवागैद्रो नंबर इंटू
ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 6। तो ये इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। मोल का फार्मूला होता है, 3 फार्मूले मैंने पढ़ाते टाइम आपको बताए थे। मास अपान मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अगर कभी दिया जाए, आपको पार्टिकल का नंबर दिया जाए तो नीचे अवागैद्रो नंबर हो जाएगा, और अगर एसटीपी पर वॉल्यूम दिया जाए तो नीचे 22.4 लीटर, अगर ml में दिया गया वॉल्यूम एसटीपी पर है तो 22,400 हो जाएगा। तो आप इसकी बात करेंगे तो मोल निकालेंगे। ग्लूकोज का मास दे रखा है, कितना है? 1.80। तो 1.80 अपान ग्लूकोज का जो मोलर मास निकालेंगे C6 है। 1 कार्बन का कितना होता है? 12। तो 6 कार्बन कितना हो जाएगा? 72। 1 हाइड्रोजन का 1 होता है और 12 है तो 12 हो जाएगा। 72 प्लस 12 84। 1 ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16। 6 का हो जाएगा 96। टोटल ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो 1.80 अपान 180 इंटू अवागैद्रो नंबर इंटू 6, इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.01। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.06 इंटू Na। ये बात किसकी आ गई? ग्लूकोज में इतने एटम होंगे। अच्छा, वाटर की अगर बात करें, तो वाटर में ऑक्सीजन एटम इन वाटर, तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा। मास अपान मोलर मास, मास कितना है? 36 ग्राम, अपान मोलर मास वाटर का, ऑक्सीजन का होता है कितना? 16 प्लस 2 हाइड्रोजन एटम है तो वो उसी में ऐड हो जाएगा 2, तो 18 हो जाएगा। 18 इंटू अवागैद्रो नंबर इंटू एटम कितने हैं वाटर में ऑक्सीजन के? 1। यहां कट करेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू Na। वाटर के अंदर ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2 Na, और ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 0.06 इंटू Na मतलब अवागैद्रो नंबर। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। देखते हैं ऐड करके। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये बेटा हो जाएगा 0.06 इंटू Na प्लस ऐड कर देंगे प्लस 2 इंटू Na। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.06 इंटू Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही दिख रहा है, सिंपली आप देख सकते हैं 6 2 जा 12 पॉइंट समथिंग आएगा और इंटू 10⁻23 आएगा। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि 12 पॉइंट समथिंग दिया हो और पावर कितनी हो? 10⁻23। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 12 में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन ऊपर वाले ऑप्शन की पावर जो है वो 22 है, नीचे वाले ऑप्शन की पावर 23 है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 12.40 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये आपके टोटल एटम ऑक्सीजन के आ जाएंगे। तो ऐसे आपको सोचना है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अप्रोच वहां तक पहुंचनी है, लगानी है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक के लिए ऑक्सीजन एटम पूछा जाता तो उसके लिए आप बड़ा आसानी से निकाल सकते थे। बस ये है कि 2 अलग अलग कंपोनेंट के लिए पूछा गया है तो दोनों का निकालना है और ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये है, इसमें 2-3 स्टेटमेंट की बेसिस पर आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो देखते हैं, इन्होंने कहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। इन्होंने कहा है पहला स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हुआ है, पहला स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हुआ है, सेकेंड स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हुआ है और थर्ड स्टेटमेंट ये है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट,
फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन FCl, N and O आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बात सही है, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये ऑल 4 एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है। फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है, और क्लोरीन उसके जस्ट नीचे है, हैलोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 होती है, लगभग क्लोरीन के बराबर, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन के बाद सेकंड है। तो कह सकते हैं ये ऑल 4 एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, एलिमेंट्स इन द एटम्स गिवन इन स्टेटमेंट फर्स्ट आर इन के एंड एल सेल ओनली। इनका कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स गिवन इन द स्टेटमेंट फर्स्ट, जो पहले वाले स्टेटमेंट में एलिमेंट दिए गए हैं उसमें जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ के और एल सेल में हैं। तो ये बात देख लेते हैं बेटा, जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हैं कौन कौन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, उसमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है के। जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास 2 सेल होंगे, के एंड एल। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे उनके पास के भी होगा। जैसे जैसे जो जितना नंबर ऑफ पीरियड होगा उतने नंबर ऑफ सेल होते चले जाएंगे। तो अगर इसमें देख लेते हैं कि फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट कोई है नहीं, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट क्या सेकेंड पीरियड के हैं? नहीं, थर्ड पीरियड का एलिमेंट क्लोरीन है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM। जब आप फिल करोगे तो ये आएगा बेटा 287। इसका मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट में दिए हैं बाकी सब में K और L में रहेंगे, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो KLM में भी चले जाएंगे। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट नहीं है। थर्ड एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कैटायन डिक्रीज इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल अप टू फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट चलने पर पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में चलने पर लेफ्ट टू राइट कैटायन बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज करती जाती है। सही बात है, क्यों कैटायन बनाने की टेंडेंसी, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन देने की, डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है तो कैटायन बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज नहीं कर सकती। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी आपका करेक्ट है। टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कैटायन डिक्रीज, लगातार लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, कैटायन बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज करती जाएगी, एनायन बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज करती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आप आंसर चूज कर लीजिए कौन सा है इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। समझ पाए? अब इसमें आपको जो स्टेटमेंट हैं उनकी बेसिस पर आंसर चेक करना होता है, बस इतना डिफरेंस आ गया। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट T इज इक्वल टू टेम्परेचर, H इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी, V इज इक्वल टू विंड स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट सुटेड कंडीशन फॉर ड्राई अप ऑफ क्लॉथ। सेम क्वेश्चन, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमको स्टेटमेंट चेक करने थे। जो ये क्वेश्चन है इसमें भी आपको ऑप्शंस चेक करने हैं कि किस बेसिस पर हम आंसर को करेक्ट माने। तो पहली बात, इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है वो कंडीशन दी है ड्राइंग अप क्लॉथ, कपड़े सूखने के लिए कौन सी कंडीशन सबसे सुइटेबल होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप एक बात समझिए, कपड़े तभी सूखेंगे जब इवेपोरेशन होगा, क्योंकि कपड़े जब कभी भी धूप में या कभी सुखाए जाते हैं तो जो वाटर प्रेजेंट होता है वो इवेपोरेट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। जितनी ज्यादा अच्छी धूप होगी कपड़े उतने जल्दी सूखेंगे, है ना? तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी। दूसरी बात,
विंड वेलोसिटी, अगर कभी भी विंड वेलोसिटी अच्छी है तब भी कपड़े जल्दी सूखते हैं। आपको पता है कि अगर आप कभी कभी धूप नहीं निकलती है तो घर में फैन चला के भी कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए जाते हैं। तो विंड वेलोसिटी पर भी डायरेक्टली डिपेंड करेगी, जितनी अच्छी विंड वेलोसिटी होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी अच्छी होगी। इसका मतलब जो टेम्परेचर है और विंड वेलोसिटी है इन दोनों की वैल्यू हाई होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट है तो ये इवेपोरेशन को रोकेगी। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो आपका ह्यूमिडिटी पे इनवर्सली डिपेंड करेगा। इसका मतलब दिए गए क्वेश्चन में आपको इतना सोचना है कि टेम्परेचर और विंड वेलोसिटी हाई होनी चाहिए और ह्यूमिडिटी की वैल्यू लो होनी चाहिए। जिस ऑप्शन में ये बात दी गई होगी उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लॉथ्स जल्दी आपके ड्राई हो जाएंगे। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन, टी की वैल्यू सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसमें दिया गया? फर्स्ट में। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ह्यूमिडिटी सबसे कम किसमें दी गई है? ये भी फर्स्ट में है। और विंड वेलोसिटी सबसे हाई किसमें दी गई है? ये भी फर्स्ट में है। इसका मतलब विंड टेम्परेचर और विंड वेलोसिटी की वैल्यू सबसे हाई फर्स्ट ऑप्शन में और ह्यूमिडिटी की सबसे लो वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। समझ पाए? कपड़े ड्राई करने के लिए जो विंड वेलोसिटी और टेम्परेचर है इनकी वैल्यू हाई होगी और तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अच्छा होगा और ह्यूमिडिटी की वैल्यू लो होनी चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कोई ऑप्शन, ये कोई चीजें ऐसी होती जो सेम होती तो हमको चेक करना पड़ता, लेकिन अच्छा ऑप्शन मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 100 ml of solution containing 0.1 mole of NaOH per liter was mixed with 100 ml of solution containing 0.02 mole of H2SO4 per liter. The amount of NaOH in the mixture in grams will be। इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है ये थोड़ा सा लेवल अप है। इसका जो क्वेश्चन लगाने का मेथड है वो थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि हम इसको कैसे लगाएं। इन्होंने कहा है कि हमने लिया है 0.01 मोल पर लीटर NaOH का सोल्यूशन लिया है जिसमें से 100 ml हमने निकाला है। मतलब 0.1 ml 1 लीटर में डिसॉल्व है NaOH, लेकिन हमने पूरा नहीं लिया है, हमने उसका 100 ml लिया है। ऐसे ही एक दूसरा सोल्यूशन लिया है जिसके 1 लीटर सोल्यूशन में 0.2 मोल H2SO4 हैं, लेकिन उसमें से भी हमने 100 ml लिया है, हमने पूरा नहीं लिया है। तो ये कह रहे हैं अब इन दोनों को अगर मिक्स कर दें, रिएक्ट करा दें तो NaOH का कितना अमाउंट बचा रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बेसिस पर न्यूमेरिकल लगाने के लिए, उसको बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन में अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में, जैसे रिएक्शन होगी 2NaOH प्लस H2SO4 से जा रहा होगा Na2SO4 प्लस 2H2O, ये रिएक्शन जाएगी। अब हम इसको सोचते हैं, इस रिएक्शन में जो रिएक्शन का मेथड होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये रिएक्शन में इक्वली रिएक्ट करेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट होते हैं उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल इक्वल रहती है? तो मिली इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल रहते हैं। अगर आप कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करा रहे हैं तो जितने मिली इक्विवेलेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट के रिएक्ट करेंगे, उतने ही मिली इक्विवेलेंट सेकेंड वाले के रिएक्ट करेंगे। तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। अब हम पता करते हैं कि मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है। तो मिली इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है, मिली इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है वो आपका, फार्मूले तो कई सारे हैं लेकिन देख लेते हैं जो फार्मूले नॉर्मल वे में लगते हैं। एक तो होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, दूसरा मोल के टर्म में अगर कहें तो मोल इनटू n फैक्टर इनटू 1000, ये फार्मूला आपका लगता है। तो
इस फार्मूले की बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का यूज करते हैं। मोलैरिटी भी कॉन्सेंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करती है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी क्या होती है? किसी भी कंपोनेंट के मोल्स पर लीटर में कितने परसेंट हैं वो उसकी मोलैरिटी होती है। जो आपका क्वेश्चन दिया है वो एक्चुअल में मोलैरिटी दी है, बस देने का मेथड थोड़ा सा ऐसा दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 0.1 मोल ऑफ NaOH पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 0.1 मोल NaOH के हैं। और मोलैरिटी का सीधा फार्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है मोल्स अपॉन लीटर। किसी भी कंपोनेंट के मोल पर लीटर में कितने प्रेजेंट हैं उसी को कहा जाता है मोलैरिटी। एक नया टर्म आया एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फैक्टर। एन फैक्टर इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट फैक्टर। ये एक्चुअली कोई भी एसिड जितने H+ दे सके वो उसका इक्विवेलेंट फैक्टर होता है। जैसे H2SO4 कितने H+ देगा? 2, तो N फैक्टर H2SO4 के लिए 2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेसिसिटी। कोई भी एसिड जितने H+ दे सकता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। H2SO4 कितने H+ दे सकता है? 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे ही NaOH जो है वो कितने OH दे सकता है? कोई बेस जितने OH दे सकता है वो उसकी एसिडिटी होती है। तो बेस NaOH है, कितने OH डोनेट कर सकता है? 1। तो NaOH 1 OH डोनेट कर सकता है तो उसके लिए N फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही H2SO4 2H+ डोनेट कर सकता है तो उसके लिए N फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। कोई भी एसिड जितने H+ दे सके वो उसका N फैक्टर, कोई भी बेस जितने OH दे सके वो उसका N फैक्टर। तो N फैक्टर हमको पता चल गया। तो अब हम मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। देखते हैं बेटा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने होंगे तो देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी तो हमको पता नहीं है, मोलैरिटी और एन फैक्टर NaOH के लिए पता है। मोलैरिटी कितनी है? 0.1। ये मोलैरिटी है। एक्चुअल में ये पर लीटर की बात दे रखे हैं, तो ये जो है ये मोलैरिटी हो जाएगी। पर लीटर किसी के मोल अगर बताए जाए तो वो मोलैरिटी हो जाएगी NaOH की। ऐसे ही जो ये वैल्यू है ये मोलैरिटी हो जाएगी H2SO4 की, क्योंकि इसकी भी बात पर लीटर में की गई है, तो ये भी मोलैरिटी हो जाएगी। 0.1 इंटू एन फैक्टर NaOH के लिए होता है 1 इंटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम लिया गया है? 100 ml। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आ जाएगा 10। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के कितने आ जाएंगे बेटा? 10 आ जाएंगे। ठीक, अब H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 देख लेते हैं कितने आएंगे। उसके लिए भी सेम रहता है, फार्मूला वही लगाना है। कितनी मोलैरिटी दे रखी है H2SO4 की? 0.02 इंटू 2, एन फैक्टर 2 है उसके लिए, ध्यान रखिए क्योंकि वो 2H+ डोनेट कर सकता है, इंटू 100। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 आ जाएंगे। मतलब NaOH के 10 मिली इक्विवेलेंट हैं और H2SO4 के 4 मिली इक्विवेलेंट हैं। चूंकि इक्वली रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 के 4 मिली इक्विवेलेंट जो हैं NaOH के 4 मिली इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेंगे तो 6 बचे रह जाएंगे, है ना बेटा। तो आप देखेंगे रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने रह जाएंगे? ये रह जाएंगे 10 - 4 = 6 बचे रह जाएंगे, है ना। क्योंकि 4 से 4 ही रिएक्ट करेंगे, किसी भी रिएक्शन में इक्वली ही मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं, तो इसमें 6 बचे रह जाएंगे। अब आप समझिए, जब 6 बचे रह जाएंगे तो उस बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मास आएगा। देखिए, मिली इक्विवेलेंट का जो सेकंड फार्मूला है वो है मोल इंटू अवागैद्रो नंबर, नहीं, मोल इंटू एन फैक्टर।
इंटू 1000, तो n फैक्टर इंटू 1000 इंटू 1000। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, NaOH के मिली इक्विवेलेंट कितने रिमेनिंग रह गए हैं, 6 इज इक्वल टू मोल। मोल में फार्मूला क्या होता है, मास अपान मोलर मास, तो रख लेते हैं मास अपान मोलर मास आएगा 40 इक्वल टू, कैसे 40 आएगा NaOH का, Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 40 इंटू n फैक्टर 1 है इंटू 1000। इसको अगर आप मास कैलकुलेट करेंगे तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 40 अपान 1000। 10 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 24 अपान 24 अपान 100, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.24 ग्राम आ जाएगा। मतलब इतना मास NaOH का रिमेनिंग रह जाएगा सोल्यूशन में, जो रिएक्ट नहीं करेगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। समझ पाए? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सॉल्व ज्यादा करना पड़ेगा। मैंने पढ़ाते टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस दिए भी हैं और करवाए भी हैं, और आपको अप्रोच भी लगाई है कि जब कभी भी रिएक्शन के क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप से होंगे तो आप उनको ऐसे सोच के करेंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्केलाइन KMnO4 followed by acidification of the reaction mixture, which one of the following alcohol would produce an acid having 3 structural isomer? आइसोमर्स क्या होते हैं आप सब जानते हैं, वो कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो और फार्मूला सेम हो तो उनको आइसोमर्स कहा जाता है। वो 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल की डेफिनेशन होती है द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और IUPAC नेम आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इन्होंने कहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके KMnO4 से हम ऑक्सीडेशन कराएं और उसके बाद जो कंपाउंड मिले उसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाए। ऑक्सीडेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे, एल्कोहल अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन में, डिपेंड करेगा एल्कोहल आपने कैसा ले रखा है। अगर प्राइमरी एल्कोहल ले रखा होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर सेकेंडरी एल्कोहल ले रखा होगा तो कीटोन बनेगा। और अगर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन आप कराते हैं तो यह बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, प्राइमरी एल्कोहल लिया है तो एल्डिहाइड में जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो एल्डिहाइड में जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो कीटोन में जाएगा। इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा इन चारों ऑप्शन में होगा जिसका ऑक्सीडेशन करने पर 3 आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलेंगे। तो देख लेते हैं, पहले चेक करना पड़ेगा हमको कि कौन कौन से ऐसे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, आपको ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे। तो देख लेते हैं बेटा, जैसे पहला है प्रोपेनॉल, मतलब CH3 CH2 CH2 OH। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे KMnO4 से, KMnO4 लिया है, एल्केलाइन है, तो ये जाएगा बेटा CH3। जितने कार्बन, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट हियर, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का आपको एसिड मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसमें 3 आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके 3 पॉसिबल नहीं हो सकते। एक हो सकता है फंक्शनल आइसोमर जो इसका एस्टर बन सकता है, बाकी इसमें 3 तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सेकंड देखते हैं, लेकिन जब चेन के साथ करेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा। सेकंड के साथ देखेंगे CH3 CH2 CH2 C
एक सेकेंड, CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन अगर आप कराएंगे सेम कंडीशन ऊपर वाली, तो ये जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। इसमें भी 3 आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, 2 हो सकते हैं इसके भी। जो थर्ड ऑप्शन है CH3 CH2 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 CH2OH, इसमें 5 कार्बन है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये जाएगा CH3 CH2 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 COOH, पेंटेनोइक एसिड। इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, आसानी से पॉसिबल हैं। देख लेते हैं बेटा, CH3 CH2 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 COOH, एक तो ये कंपाउंड हो गया आपका। दूसरी बात CH3 CH2 CH, एक CH3 यहां लगा दें, COOH। देखिए जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम हैं, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल गया। दूसरी बात CH3 COOH, ये भी आप बना सकते हो। फिर भी देखिए नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके देखिए सेम आएंगे, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगा। देखिए तो ऐसे भी होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम रहे, स्ट्रक्चर डिफर कर जाए तो उनको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इसका सही आंसर होगा आपका पेंटेनॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटेनॉल। एक्चुअल में अगर आप इसके स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो होती है वो 6 टाइप की होती है, तो 6 टाइप की आइसोमरिज्म जो है वो 10th लेवल पर आपके कोर्स में नहीं है। अगर सारे आंसर इसमें देखोगे तो इसमें और टाइप के स्ट्रक्चरल भी बन सकते हैं। जो 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, आपका होता है फंक्शनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, मेटामेरिज्म और टाउटोमेरिज्म। अगर सारे चेक करोगे तो इसमें बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जो आपका लेवल है 10th लेवल पर, तो उसमें चेन, रिंग चेन, इस टाइप के छोटे छोटे कुछ ही दे रखे हैं, सारे नहीं दे रखे। तो सारे नहीं चेक करने, जो आपके सिलेबस में नहीं है उनको आपको नहीं चेक करना है। तो जितनी चेन आइसोमर मैंने बना के देखे, इसमें 3 आइसोमर्स इसके पॉसिबल हो सकते थे। अगर आप इसमें सारे बना के देखोगे तो और भी कई पॉसिबल होंगे। हेक्सेनॉल के साथ जाओगे तो 3 के साथ बहुत सारे पॉसिबल हो जाएंगे, पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी। इसमें अगर इसके कंपैरिजन में देखोगे तो एक और आइसोमर पॉसिबल हो सकता है, CH3CH, CH3CH2 COOH। देखिए ये भी उसी का आइसोमर है। ये 3 आइसोमर इसकी कंपेयर में आराम से बन सकते हैं, लेकिन इसका अगर अभी इसकी और फंक्शनल में देखोगे तो ये एस्टर भी बन जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो होते हैं ये आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, और वो भी स्ट्रक्चरल का एक टाइप है। तो वैसे भी सोच सकते हैं, लेकिन जो बात हमारे लेवल पे है हम ज्यादातर उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटेनॉल। फिर आगे देखते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज Z। एलिमेंट Z हैज 2 आइसोटोप्स। इन्होंने कहा है कि एक एलिमेंट है Z, उसका एटॉमिक नंबर 16 है, उसके 2 आइसोटोप हैं Z1 एंड Z2 विद 16 एंड 18 न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली, जिसके अंदर 16 और 18 न्यूट्रॉन्स हैं। एक अच्छी बात इन्होंने कही कि एटॉमिक नंबर Z का 16 है, न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, तो इसका मतलब मास नंबर डिफर कर जाएगा। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर दिया नहीं है, तो न्यूट्रॉन्स में अगर आप एटॉमिक नंबर ऐड करें तो मास नंबर आ जाता है। इसका मतलब पहले वाला जो Z1 है उसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 16 + 16 32, और दूसरे वाले का मास नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, तो 16 + 18 कितना हो जाएगा, 34। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों का मास इनडायरेक्टली दे रखा है रिस्पेक्टिवली। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल ऑफ द एलिमेंट इज 32.1 U,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ Z1 एंड Z2 इन द सैंपल इज करेक्ट। कह रहे हैं जो परसेंटेज ऑफ अकरिंग है, नेचर में जो परसेंटेज है, कितने परसेंट में Z1 पाया जा रहा होगा और कितने परसेंट में Z2 पाया जा रहा होगा। तो ये बात आपको बतानी है। एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका m1 x1 प्लस m2 x2 अपान 100। समझ लेते हैं क्या क्या चीज है। m1 एंड m2 क्या है? ये है आपके मास ऑफ आइसोटोप्स, मास ऑफ आइसोटोप्स। x1 एंड x2 क्या है? ये है परसेंटेज ऑफ अकरिंग, या अबंडेंस भी बोल सकते हैं इसको, कितने परसेंटेज में पाया जाएगा। एक बात और बताऊं, जब परसेंटेज दिया जाएगा तभी अपान 100 होगा। परसेंटेज ऑफ अकरिंग फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जब फ्रैक्शन में होगा उस टाइम पर आप क्या करेंगे, उस टाइम पर आप 100 अपान में नहीं लिखेंगे। अगर x की वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो तो आप इसको अपान 100 नहीं करेंगे, लेकिन अगर परसेंटेज में दे रखी हो तो अपान 100 करेंगे। क्लास में मैंने ये बात बताई है। अब आप समझिए, m1 x1 परसेंटेज की बात तो दे नहीं रखी है, तो दोनों का परसेंटेज मिला के कितना होगा? 100 होगा या नहीं होगा? 100 में अगर हम m1 को मान लें कि इसका नेचर में परसेंटेज x1 x है, तो x2 का कितना हो जाएगा? 100 माइनस x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हम वैल्यू रखते हैं एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m1 कितना हो जाएगा? 16 एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हो जाएगा 32 इंटू x परसेंट, इसको मान लेते हैं ये नेचर में x परसेंट है, प्लस दूसरा जो सेकंड है उसका हमको परसेंटेज नहीं पता, लेकिन x1 प्लस x2 परसेंटेज अगर है तो दोनों का एडिशन 100 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 34 इंटू 100 माइनस x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अपान हो जाएगा 100। यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अब देख लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 32.1 इज इक्वल टू 32, 100 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, 32x प्लस 34 इंटू 100 हो जाएगा 3400 माइनस 34x। अगर इधर आप 100 लाएंगे तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, इतना मल्टीप्लाई हो क्या आएगा? 32x माइनस 34x क्या हो जाएगा बेटा? अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32x 34x, ठीक। ये हो जाएगा आपका, यहां से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2x, अगर अच्छे से कहें तो माइनस का 2x, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3400। अगर 3400 इधर ले आए, या मान लो ये माइनस 2x इधर ले आए और ये आपका 3210 जो है इसको उधर ले जाए, तो ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3400 माइनस 3210। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 190। 2x इज इक्वल टू 190, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 190। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 190 अपान 2 कट करेंगे तो ये आ जाएगा 95। x क्या था? पहले Z1 का परसेंटेज था, तो x कितना आ जाएगा? 95%। एंड x माइनस 100 अगर आप करेंगे, x माइनस अगर 100 आप करेंगे, x माइनस अगर 100 आप करेंगे
तो ये आपका बेटा हो जाएगा x 100 माइनस एक्स। अगर आप 100 माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 100 माइनस ये आपका 95, अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 95, ये हो जाएगा 5%। मतलब Z2 जो है वो आपका 5% आएगा और जो आपका Z1 है वो 95% आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप ऐसे लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए हमको 2 पेजेस लेने पड़े। बस ये है कि अगर आप इसे पढ़ते हैं तब भी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन क्वेश्चन लेंदी है। इन्होंने कहा डिटर्जेंट्स आर आल्सो कॉल्ड सरफेस एक्टिव एजेंट सर्फेक्टेंट, दीज हैव 2 डिस्टिंक्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं। 1 हाइड्रोफिलिक स्फेरिकल पार्ट, 1 हाइड्रोफिलिक स्फेरिकल पार्ट है, ये बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पार्ट है। फिर एंड अनदर हाइड्रोफोबिक लॉन्ग टेल मेड ऑफ कार्बन चेन, जो आपका ये लॉन्ग चेन है ये आपकी हाइड्रोफोबिक है। समझ रहे हैं? मतलब ये कुछ ऐसे होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये हाइड्रोफिलिक होगा, ये आपका हाइड्रोफिलिक होगा, और ये जो लॉन्ग चेन होगी ये हाइड्रोफोबिक होगी। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग और हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग। मतलब ये स्फेरिकल वाला पार्ट जो है ये वाटर लविंग है और ये वाटर हेटिंग है। ठीक, फिर उसके बाद कहते हैं 2 एक्सपेरिमेंट A एंड B वर कैरिड आउट। इन एक्सपेरिमेंट A सर्फेक्टेंट वाज एडेड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। एक्सपेरिमेंट जो 2 एक्सपेरिमेंट लिए गए हैं, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में जो सर्फेक्टेंट है जिसकी हेड जो है स्फेरिकल वाला ये वाटर लविंग है और टेल वाटर हेटिंग है, इसको पहले बीकर में ऐड किया गया, उसमें वाटर फिलअप है। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है? कह रहा है इन एक्सपेरिमेंट बी सर्फेक्टेंट वाज एडेड इन बीकर कंटेनिंग हेक्सेन। जो सेकेंड वाला है उसमें हमने जब ऐड किया तो उसमें पहले से हेक्सेन प्रेजेंट है। ठीक, तो अब क्या कह रहे हैं? ठीक, हेक्सेन फॉलोइंग आर पॉसिबल रिजल्ट्स इन दीज एक्सपेरिमेंट। कह रहे हैं इन एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मॉलिक्यूल है इसके 2 एंड हैं, एक वाटर हेटिंग है एक वाटर लविंग है। तो वाटर अगर हेटिंग होगा तो ये आपका फैट में सॉल्युबल होगा क्योंकि ये कार्बन चेन है। तो इस बेसिस पर दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। कहते हैं इन एक्सपेरिमेंट ए, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में माइसिली इज फॉर्म्ड। जब ढेर सारे सोप मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसको, या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल तो एक साथ जब इकट्ठे होते हैं तो उसको माइसिली कहा जाता है। कहते हैं वेयर हाइड्रोफोबिक पार्ट इज इनसाइड द माइसिली एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट इज आउटसाइड। हाइड्रोफोबिक कौन सा? जो टेल है। हाइड्रोफिलिक कौन सा? जो स्फेरिकल हेड है। स्फेरिकल हेड अंदर की तरफ रहेगा, स्फेरिकल हेड बाहर की तरफ रहेगा और जो टेल है वो अंदर की तरफ रहेगी एक्सपेरिमेंट ए में। और ये बात सच भी है। अगर आप इसको वाटर वाले बीकर में डालेंगे तो जो इसका हेड है ये वाटर लविंग है, वाटर लविंग है, तो ये अंदर की तरफ कंडेंस नहीं होगा, ये बाहर की तरफ रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ने की कोशिश करेगा और अंदर की तरफ ये जो चेन बनेगी ये आपकी वाटर हेटिंग होगी। वाटर हेटिंग ये श्रिंक कर जाएगी, कम से कम वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होने की कोशिश करेगी। तो ये वाला सही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो कह रहे हैं वो सही है आपका। माइसिली फाउंड वेयर हाइड्रोफोबिक पार्ट इज इनसाइड, चेन इनसाइड है एंड जो हेड है पार्ट इनसाइड एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट इज आउटसाइड। जो हेड है वो बाहर की तरफ है, देखिए हेड बाहर की तरफ है और टेल जो है वो अंदर की तरफ है। इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट इन एक्सपेरिमेंट बी माइसिली ऑफ रिवर्स टाइप इज फाउंड वेयर हाइड्रोफिलिक पार्ट इज इनसाइड
द माइसिली एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट इज आउटसाइड। कह रहे सेकंड ऑप्शन पहले वाले का रिवर्स बनेगा। सही बात है, क्योंकि हेक्सेन है, हेक्सेन जो होगा इसमें बाहर की तरफ जो रहेगा वो हेक्सेन रहेगा, वो आपकी कार्बन की चेन है। तो इस डिटर्जेंट की जो कार्बन की चेन होगी वो कार्बन की चेन में जाके इंटरेक्ट करेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस से जुड़ने की कोशिश करेगी, और जो आपका हेड है वो श्रिंक कर जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है। फिर उसके बाद अगली बात क्या कह रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट, माइसिलिया ऑफ रिवर्स टाइप इज फार्म्ड इन एक्सपेरिमेंट ए। नहीं, ये बात गलत है। इसका मतलब, अच्छा फोर्थ क्या कह रहे हैं, माइसिली आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट इन ए। कह रहे हैं इतनी बड़ी माइसिली बनेगी कि वो लाइट को स्कैटर कर सकेगी। ये बात सच है। जब माइसिली बनती है तो उनका जो साइज होता है वो कोलाइडल पार्टिकल्स के लगभग साइज के इक्वल हो जाता है। फर्स्ट वाले स्टेज फर्स्ट में मैंने बताया है। तो जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, तो ये जो माइसिली बनेगी ये लाइट को स्कैटर कर सकेगी बेहतर तरीके से। तो उस बेसिस पर अगर आप बात करेंगे तो ये फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब पहला और फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये आपका सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एट्थ, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद बी। देख लेते हैं ए क्या है। अच्छा, इन एसिडिक कंडीशन गिव्स कंपाउंड सी। ए है आपका CH3COOH प्लस, बी क्या है CH3CH2OH, CH3CH2OH, या उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जिस फॉर्म में दे रखा है, क्यों फॉर्म चेंज करेंगे। CH3CH2OH मीडियम एसिडिक लिया है, इसकी रिएक्शन करेंगे तो OH यहां से और H यहां से निकल जाएगा, एस्टर बनेगा। ये A है, ये B है, और जो बनेगा वो ये जो बचा हुआ पार्ट है आपस में जुड़ जाएगा, ये बनेगा CH3CO और OCH2CH3, ये आपका बनेगा। इन्होंने कहा ये C है। फिर क्या कह रहे हैं, कंपाउंड B रिएक्ट विद एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन एंड गिव्स कंपाउंड A। कंपाउंड C, अच्छा कह रहे हैं B की रिएक्शन, B क्या है CH3CH2OH, अगर इसकी रिएक्शन KMnO4 से करवा दें, एल्केलाइन KMnO4 से, तो ये आपका A दे देता है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बना देगा CH3COOH, ये आपका B बन गया। ये भी बात सही है, B एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। कंपाउंड C गिव्स कंपाउंड B एज वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। करेक्ट, कंपाउंड C, कंपाउंड अगर C ले लो, C क्या है CH3COO CH2CH3, इसकी रिएक्शन अगर आप NaOH से करा दें तो ये टूटता है OH माइनस Na+, और ये आपका टूटता है ऐसे, इधर माइनस और इधर प्लस। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये बना देगा CH3COOH। एक तो ये मिलेगा और दूसरा आपका मिलेगा इसके साथ OH जुड़ जाएगा और ये बनेगा CH3CH2ONA। ये आपका NaOH से रिएक्शन कराने पे मिलेगा, बाद में Na यहां आ जाएगा, एसिडिक मोर एसिडिक ये है। तो कह रहे हैं कि कंपाउंड C गिव्स कंपाउंड B एज वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। कह रहे हैं पहला है A CH3COOH है, बात सही है, वही है क्योंकि रिएक्शन उसी टाइप से चली है। सेकंड B इज CH3CH2OH, ये भी बात सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। C इज CH3COO CH2CH3, C CH3COO CH2CH3, ये भी बात सही है। A इज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, नहीं, C विल बी स्वीट स्मेलिंग। एस्टर जो होता है ये जो आपका C है ये स्वीट स्मेलिंग होगा,
स्वीट स्मेलिंग, ए नहीं, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, ये करेक्ट होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन उठाया गया है, थोड़ा सा आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, ठीक। आगे देखते हैं, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन, बहुत अच्छी बात करें कि दो सोल्यूशन आपस में मिक्स किए जा रहे हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन एसिड एंड 1 मोल ऑफ अ बेस, मतलब वॉल्यूम भी इक्वल है और अमाउंट जो मोल लिए हैं वो भी इक्वल है, रेस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड, मिक्स कर दिया दोनों को। विच ऑफ दीज मिक्सचर विल गिव pH मोर देन 7। मोर देन 7 का मतलब, इनका कहने का मतलब कौन सा सोल्यूशन बेसिक होगा आफ्टर मिक्सिंग, कौन सा सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग बेसिक होगा। तो ये बात पता कर लेते हैं हम। ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें कैलकुलेशन का कोई रोल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। देखिए, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर बनता है। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट कर रहा है, या वीक एसिड प्लस वीक बेस रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का जो साल्ट होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, वो आपका न्यूट्रल होता है, क्योंकि एसिड भी स्ट्रांग बेस भी स्ट्रांग है, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, साल्ट इनका न्यूट्रल होगा। अगर एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है तो इनका जो साल्ट होगा ये भी न्यूट्रल होगा। दूसरी बात, अगर स्ट्रांग एसिड लिया गया है, स्ट्रांग एसिड और वीक बेस लिया गया है, तो इनका जो साल्ट होगा, कौन सा कंपोनेंट स्ट्रांग लिया गया है? एसिड, तो इनका साल्ट जो होगा वो नेचर में एसिडिक होगा, और नेचर में अगर एसिडिक होगा तो इसकी पीएच जो होगी वो 7 से क्या होगी? लेस देन 7 होगी, तभी तो एसिडिक होगा, लेस देन 7। अगर वीक एसिड लिया गया है, वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस लिया गया है, तो इसका जो साल्ट होगा वो नेचर में बेसिक होगा। जो कंपोनेंट स्ट्रांग लोगे नेचर वही आएगा, तो ये कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। एक बात और, इसमें जो पीएच होगी वो मोर देन 7 होगी। पीएच कैसी होगी? मोर देन 7 होगी। तो यही तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पीएच जो हो वो मोर देन 7 हो। चेक कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है, मतलब स्ट्रांग बेस वीक एसिड, पहला ही ऑप्शन हमको करेक्ट मिल गया। स्ट्रांग बेस और वीक एसिड, ये साल्ट कैसा होगा? बेसिक, और पीएच क्या होगी? मोर देन 7। दिस विल बी द राइट आंसर। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, वो स्ट्रांग बेस, और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड, न्यूट्रल साल्ट pH 7। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? वीक बेस, और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग एसिड, तो स्ट्रांग एसिड है, pH 7 से कम आएगी, साल्ट एसिडिक हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों स्ट्रांग है, न्यूट्रल साल्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज शोन इन बिलो इन विच एलिमेंट हैव रिप्रेजेंटेड बाई इंग्लिश लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। ये कुछ एक पहेली जैसी दे रखी है क्वेश्चन में। लेंथी क्वेश्चन तो होगा, ये बात हम पहले आपसे बात कर चुके हैं। तो इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचना है कि क्या सिस्टम है। देखते हैं। M विल हैव -1 वैलेंसी। कह रहे हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है, ये ग्रुप दे रखे हैं 1 2 फिर 13। 1 की बात करें तो पहला है यहां पे हाइड्रोजन है। अगर 1 की बात करेंगे तो यहां पर पहला हाइड्रोजन रहेगा। अगर 1 की बात करेंगे, यहां हाइड्रोजन रहेगा, यहां पर पहला, उसके बाद लिथियम रहेगा, लिथियम के बाद यहां बेरिलियम आएगा, इसके नीचे आपका बोरॉन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा और फिर फ्लोरीन आएगा। मतलब ये ग्रुप के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स मैंने दे रखे हैं, ठीक। ये आपका फर्स्ट पीरियड है,
ये फर्स्ट पीरियड है, ए की जगह पर हाइड्रोजन आएगा। ए की जगह पर आपका हाइड्रोजन आएगा, ये आपका हाइड्रोजन होगा। बी की जगह पर आपका लिथियम आएगा। और सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो यहां पर जो सेकेंड उस पर आएगा तो ये आपका बेरिलियम आएगा सेकेंड ग्रुप में। ऐसे ही आपका अगर सेकेंड ग्रुप में चलते जाएं तो यहां पर H की जगह पर आपका क्या आएगा, 13 में बोरॉन, फिर आपका 14 में कार्बन, फिर आपका नाइट्रोजन, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ऐसे आएंगे। ये ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग है। पहला M विल हैव -1 वैलेंसी। M कहाँ है, ये, इसका ग्रुप नंबर क्या है 17। 17 ग्रुप जो होते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनकी वैलेंसी, आयनिक वैलेंसी कितनी हो जाती है, -1। तो इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात कह रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन कहते हैं C विल फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विद K। के पहला एलिमेंट है किसका, 17th का। 17th का पहला एलिमेंट के मतलब फ्लोरीन, पहला एलिमेंट फ्लोरीन ही है। और किसके साथ, सी ये है एल्केलाइन मेटल है आपका। एल्केलाइन मेटल और हैलोजन के बीच का बॉन्ड हमेशा आयनिक होता है क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्ज डिफरेंस होता है। तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। कह रहे H विल फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड विद A। H कहां है, ये H है आपका ये। अगर ये है H, अगर ये 13 ग्रुप में है, 13 ग्रुप में पहला एलिमेंट बोरान है, कार्बन है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस बहुत कम होता है। अगर आप यहां बात करेंगे, अगर यहां ग्रुप के नीचे की बात करेंगे तो ये ग्रुप वाइज अगर देखा जाए तो ये इसके नीचे आ रहा है। और 14th ग्रुप का पहला एलिमेंट क्या होता है, कार्बन, पहला एलिमेंट कार्बन। 13 ग्रुप का पहला एलिमेंट बोरॉन। कह रहे हैं कि H जो है, H विल फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड विद A। H जो है, H मतलब कार्बन, A मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट, हमेशा कोवेलेंट होता है। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। B इज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू D एंड K। कह रहे B जो है वो स्मॉल साइज का रहेगा, किसकी कंपेयर में, D एंड K। D कहाँ है, नीचे, तो नीचे आने पे साइज बढ़ता है, स्मॉल कैसे हो सकता है। तो ये जो आपका है D की कंपेयर में B का साइज तो स्मॉल होगा, लेकिन K की रेस्पेक्ट में K कहां है, ये K क्या है, फ्लोरीन, सबसे छोटा होता है। तो ये जो फोर्थ है ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि B जो है इधर से इधर चलने, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज लगातार डिक्रीज होता जाता है। तो सबसे छोटा इस पीरियड में K होगा। D की कंपेयर में तो B का साइज छोटा होगा, मतलब B का जो साइज होगा उससे D बड़ा होगा, लेकिन K से क्या होगा, B बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं। तो ये कह रहा है B इज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू D एंड K। दोनों की कंपेयर में B स्मॉल है, ये बात सही नहीं है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। यही पूछा गया था कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। समझ पाए बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहे हैं कंसीडर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको उस बेसिस पर थिंकिंग भी रखनी पड़ेगी। कंसीडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, 2 सेल दे रखी हैं, shown in the following figures and select the correct statement about these cells। 2 सेल्स ली गई हैं, एक सेल फर्स्ट और एक सेल सेकंड, 2 सेल ली गई हैं। अब इन्होंने पूछा है, एक मेटलर्जी चैप्टर में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी चैप्टर में जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वर्ड दिया गया है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, जो एनोड होता है, ये एनोड जो होता है इसे बनाया जाता है इम्प्योर मेटल का, और जो कैथोड होता है, कैथोड ये बनाया जाता है प्योर मेटल का, और जब इनके बीच इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो मेटल एटम जो होता है वो आयन की फॉर्म में यहां से निकलता है, मेटल की फॉर्म में एनोड से निकलता है आयन की फॉर्म में मेटल एटम, और डिपॉजिट हो जाता है किस पर, कैथोड पर। डिपॉजिट हो जाता है किस पर, कैथोड पर, जिसकी वजह से
एनोड की थिकनेस जो होती है लगातार जब तक इलेक्ट्रिसिटी निकलती रहेगी, प्रोड्यूस यहां से सप्लाई होती रहेगी, तो जो आपका मेटल एटम होगा वो आयन की फॉर्म में एनोड से निकलेगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, एनोड से निकलेगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो फाइनली होता क्या है कि कैथोड की थिकनेस बढ़ने लगती है कंटिन्यूअसली, कैथोड की थिकनेस बढ़ने लगती है और एनोड जो होता है ये थिन होता चला जाता है, क्योंकि इससे कंटिन्यूअसली मेटल एटम निकल रहे हैं और कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एनोड पूरी तरीके से क्या होता है, एनोड पूरी तरीके से एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है और उसका सारा मेटल आयन की फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। समझ पाए? ये मेटलर्जी चैप्टर में दे रखा है। तो इस बेसिस पर इन्होंने पहली बात तो इन्होंने जो ये वाली लाइन जो है ये माइनस को रिप्रेजेंट करती है, ये प्लस को। इन्होंने कैथोड बनाया, एनोड बनाया है प्योर का और कैथोड बनाया इम्प्योर का। तो पहली वाली सेल ही उस बेसिस पर गलत हो गई। दूसरी बात इधर देखते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इम्प्योर का बनाया है एनोड, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो इन्होंने जो एनोड बनाया है वो बनाया इम्प्योर और कैथोड बनाया है ये प्योर। ये बात सही है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सेल फर्स्ट प्रोड्यूसेस प्योरर कॉपर देन सेल सेकंड। नहीं, गलत बात है। फर्स्ट सेल में जो बनाना चाहिए था उसका अपोजिट सिस्टम बना है, तो फर्स्ट वाली सेल नहीं प्रोड्यूस करेगी। फिर कहते हैं इन बोथ सेल्स इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन। बोथ सेल में सेटल डाउन नहीं करेंगी, इसी में जो चीजें डिपॉजिट नहीं होती हैं वो मड की फॉर्म में यहां पे डिपॉजिट हो जाती हैं नीचे की तरफ, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, और उनको नाम दिया जाता है एनोड मड। उनको नाम दिया जाता है एनोड मड। लेकिन इसकी तो डायरेक्शन ही गलत है, तो बोथ सेल में डिपॉजिट होने का कोई मतलब नहीं। तीसरा ऑप्शन कॉपर फ्रॉम कैथोड विल डिपॉजिट ऑन एनोड इन सेल फर्स्ट, ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होगा वो प्योर, जो इम्प्योर है मतलब एनोड है, उससे डिपॉजिट होगा और उससे निकलेगा और कैथोड पे डिपॉजिट होगा। एनोड से मेटल आयन की फॉर्म में निकलेगा और कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ये कह रहे हैं कि कैथोड से निकल के एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है, ये बात भी गलत है। कॉपर फ्रॉम एनोड, ये बात सही है। कॉपर फ्रॉम एनोड विल डिपॉजिट ऑन कैथोड, एनोड से निकलेगा और कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ऐसा कहां होगा? सेकंड सेल में। फोर्थ विल बी राइट आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये सेल बनाने के टाइम आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल का हमेशा एनोड लेते हैं और प्योर मेटल का हमेशा कैथोड लेते हैं। मेटल एटम हमेशा एनोड से निकलता है और कैथोड पे डिपॉजिट होता है, और इस प्रोसीजर को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैन आई रीड द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द अबव टेबल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ Y विद CuSO4 सोल्यूशन प्रोड्यूस कॉपर। देख लेते हैं, क्या तीन मेटल इधर दे रखे हैं, कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा। देखो, एक आपके में रिएक्टिविटी सीरीज दी है, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर दिया है वो नीचे वाले को उसके इक्वल साइड से डिस्प्लेस कर सकता है, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कह रहे हैं कि X, अच्छा, ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर दिया है वो मोर रिएक्टिव होगा, वही नीचे वाले को डिस्प्लेस कर पाएगा। X जो है वो कह रहे हैं कि ZnSO4 में मिक्स कर रहे हैं सोल्यूशन में, नो रिएक्शन, इसका मतलब जो X होगा उसकी Zn से रिएक्टिविटी कम होगी। फिर कह रहे हैं FeSO4 नो रिएक्शन, मतलब X की रिएक्टिविटी इससे भी कम होगी। थर्ड कह रहे हैं CuSO4 नो रिएक्शन, मतलब इससे भी कम होगी। X जो है वो इन तीनों मेटल से कम रिएक्टिव है। दूसरी बात, Y मतलब X की रिएक्टिविटी सबसे कम हो गई। कह रहे हैं Y जो है ZnSO4 के साथ नो रिएक्शन, FeSO4 के साथ नो रिएक्शन और CuSO4 के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। इसका मतलब एटलीस्ट कॉपर की कंपेयर में Y की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो X से भी ज्यादा होगी, क्योंकि X तो उसके साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तीसरी बात, Z जो है ये आपका ऑल थ्री साइड्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब Z की रिएक्टिविटी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, X से भी ज्यादा, Y से भी ज्यादा, इसलिए ये तीनों के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। अब देखते हैं स्टेटमेंट। इन्होंने कहा रिएक्शन ऑफ Y विद CuSO4 सोल्यूशन प्रोड्यूस कॉपर मेटल, बात सही है, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरी बात,
Z इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड X इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ये रिएक्टिविटी दे रखी है, ये क्या है, रिएक्टिविटी। कहना है कि Z जो है ये आपका मोस्ट रिएक्टिव है और X जो है वो आपका लीस्ट रिएक्टिव है। मतलब ये भी बात सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। तीसरी बात, Y इज द मोर रिएक्टिव देन X। Y X से ज्यादा रिएक्टिव है एंड लेस रिएक्टिव देन Z, Z से थोड़ा कम रिएक्टिव है। इसका मतलब ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि Y जो है वो X से ज्यादा रिएक्टिव है, Z से कम रिएक्टिव है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, कहते हैं मेटल Y प्रोड्यूसेस Zn ऑन रिएक्शन विद ZnSO4। नहीं, Y जो है ZnSO4 से रिएक्शन ही नहीं कर रहा, नो रिएक्शन कह रहा है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का ऑप्शन कौन है? फर्स्ट। दिस विल बी द राइट आंसर। आपको ऐसे ही सोचना है, क्वेश्चन लेंथी होगा लेकिन आपको अपनी अप्रोच और अपने कॉन्फिडेंस की बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू द सस्पेंशन ऑफ अ कंपाउंड X इन वाटर, अ कंपाउंड Y इज प्रोड्यूस या फॉर्म। कहते हैं सब्सटेंस X एंड Y डिसॉल्व्ड इन H2SO4 गिविंग व्हाइट कंपाउंड Z विच इज इन इनसॉल्युबल इन वाटर। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X एंड Y एंड Z। ठीक है, इन्होंने कहा इफ एक्सेस CO2, देखिए ध्यान से, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब CO2 से रिएक्ट करता है तो ये बना देता है CaCO3 प्लस H2O। लेकिन CO2 लिमिटेड रहे। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 प्लस CO2 एक्सेस में पास कर दें, मीडियम एक्वस है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। इन्होंने कहा एक कंपाउंड है इफ एक्सेस CO2 पास थ्रू द सस्पेंशन ऑफ अ कंपाउंड X। एक X कंपाउंड है, उसमें एक्सेस CO2 अगर पास कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है Y में, तो ये आपका Y हो जाएगा। जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट है ये आपका Y कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहे हैं सब्सटेंस X एंड Y डिसॉल्व इन H2SO4 गिविंग व्हाइट कंपाउंड Z। कह रहे हैं चाहे X चाहे Y दोनों की रिएक्शन अगर आप H2SO4 से कराते हैं तो वो Z बनाता है। देखिए, अगर आप CaCO3 लेंगे और इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ये आपका Z है। चाहे ये तो X के साथ कराया, अगर Y के साथ कराएं CaHCO3 का होल ट्वाइस, अगर इसकी रिएक्शन H2SO4 से आप करा दें तो ये आपका बनाता है CaSO4 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O, तब भी ये आपका Z ही बनाता है। समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने पूछा है कि जो X, Y, Z हैं वो तीनों कंपाउंड क्या होंगे। तो X तो होगा आपका, X जो होगा वो आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो X जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मतलब X जो है कैल्शियम कार्बोनेट, पहले यही थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा एक की ही बेसिस पर, लेकिन चेक कर लेते हैं। Y क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये ऑप्शन हो गया। और Z क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। यहां पर 4 होना चाहिए, यहां पर 4 होना चाहिए। तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। तो इस बेसिस पर आप देखेंगे तो ये आपका X हो जाएगा, ये आपका Y हो जाएगा और ये आपका Z हो जाएगा। मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। समझ पाए बेटा? इस टाइप से 13 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे और 13 क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप था, तो इस टाइप से आपको सोच के क्वेश्चंस करने थे। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आया होगा और आप इस पे बेहतर करके आगे की तैयारी करेंगे। आप समझ गए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और उनका लेवल स्टेज फर्स्ट से कितना हाई होता है। थैंक यू बेटा।